उसको भी हम डाल देंगे। डेट भी, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जितना 3 महीना में किया जा सकता था उतना टीचर मेहनत किया कि नहीं किया? उतना मत कहिए। एक देखिए दूसरा मुद्दा हो जाएगा फिर, जितना था समय उतना मेहनत किया कि नहीं किया? बोलिए कि हम किस दिन पसीना नहीं बहा के गए हैं? गुफरान से भी मेहनत करके किए, रीजनिंग वाले भी मेहनत, जितना करना था सब कोई किया। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं किया, बहुत लोग मेहनत किया है। ये कहिए कि आप नहीं कर रहे हैं, आप करिए। हो गया। सोचिए क्या ब्लॉक हो गया है? हो गया है कैसे? संडे के दिन, सैटरडे संडे को बंद रहता है, वो जो संभालने वाला रहता है ना, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता है कभी कभी। अति क्या है, क्या मोबाइल में लॉगिन वॉगिन कर दिया था क्या ऐसे? अचानक इसे से हो गया। चलिए देखिए, मानव श्वसन तंत्र क्या है? मानव श्वसन तंत्र। देखिए देखिए श्वसन तंत्र को समझने के लिए थोड़ा सा एक बात यहां पे समझिएगा। श्वसन तंत्र को समझने के लिए यहां पे ओरल कैविटी है, यहां से यह मुंह है, मुंह का ये द्वार है ऐसे, ठीक है? कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। ये हमारा मुंह का द्वार है, ठीक है? ये हमारा नोजल कैविटी है, नासिका द्वार है। हम जब नाक से सांस लेते हैं तो यहां ऐसे आता है, और मुंह से सांस लेते हैं तो आकर यहीं मिल जाता है। देखिए नाक का श्वास और ये नाक का श्वास का द्वार और मुंह के श्वास का द्वार दोनों का एक रास्ता होता है। इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फायरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक ना? फेरिंग्स होता है। भोजन का जो द्वार होता है ना वो अलग होता है, भोजन का द्वार अलग होता है। यहीं पे लगा होता है इपीग्लोटिक्स। क्या लगा होता है? इपीग्लोटिस लगा होता है। यहीं पे क्या लगा होता है? इपीग्लोटिस लगा होता है, ठीक है? अब देखिए इपीग्लोटिक्स का काम क्या है? यह बताना हवा किस रास्ता में जाएगा और भोजन किस रास्ता में जाएगा। यह डिसाइड कौन करता है? इपीग्लोटिक्स करता है। जब हम सांस लेते हैं, चूंकि हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ श्वसन तंत्र की बात करेंगे। हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो यहां पे एक चीज देखना है ध्यान से, क्या होता है सांस लेते हैं तो। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? यह हमारा श्वास रास्ता है, ठीक है? इसके बाद 2 भाग में पाइप हमारा बटा हुआ है सांस का। यहां से हम नाक से सांस लिए, एयर आया, ऐसे आया, और 2 रास्ता में बटा हुआ है। एयर जब यहां पे आता है तो एयर यहां पे आने के भी बहुत सारे छोटे छोटे रास्तों में बढ़ जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे रास्तों में बढ़ जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य रास्तों में बढ़ता है। और यहां पे ऐसा ऐसा, जैसे मान लो कि छन्नी लगा हुआ है एयर को छानने के लिए, ठीक है? एयर को छानने के लिए यहां पे छन्नी लगा हुआ होता है। सांस इस रास्ते पाइप से आया, यहां पे एक पाइप बना हुआ है, एक पाइप यहां पे बना हुआ है। एयर जब हम लेते हैं तो इस पाइप के द्वारा यहां तक आता है, और ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये गोल गोल एक ऐसा सिस्टम है जिससे हवा जो है छान करके, जैसे बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का धुआं आराम से चल जाता है यहां तक, और यहीं पे फेफड़ा पे आकर के जो छन्नी लगा हुआ है उसमें आकर के हवा छनता है। जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनको लंग्स का प्रॉब्लम होता है,
टीबी का प्रॉब्लम होता है। इसी के वजह से, क्योंकि ये छोटा वाला जो बॉल्ब है ये क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। अब देखिए ये जो श्वास नली है, यहां पे ऐसे ऐसे इस तरह का कार्टिलेज लगा हुआ है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। अब एक कार्टिलेज क्यों होता है? हड्डी नुमा कार्टिलेज होता है, क्योंकि अगर हड्डी नुमा कार्टिलेज नहीं होगा तो गले की जो पाइप है वो आपस में सिकुड़ के सट जाएगी। आए बात समझ में? इसलिए ये पाइप आपस में सिकुड़े नहीं, इसलिए एक कार्टिलेज होता है ताकि पूरे नली को क्या करे, पूरा गैप बना करके रखे। इस पूरे रास्ता को हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे रास्ते को हम ट्रैकिया कहते हैं, याद रखना है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस सबसे पहले हमारे नोजल द्वार में पहुंचता है, यानी कि फेरिंग्स में पहुंचता है, फिर कंठ द्वार में यानी कि लैरिंग्स में पहुंचता है। फेरिंग्स, लैरिंग्स। इसके बाद रास्ता को हम ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। सबसे पहले हम सांस नाक से लेते हैं, नोजल कैविटी से। नोजल कैविटी से लेते हैं तो जब ये सांस लेकर के हमारे अंदर पहुंचता है जिस जगह पर, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसके बाद सांस और नीचे जाता है तो यहां पे जब जाता है सांस हमारा, इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लिरिक्स, गाना सुने होंगे आप, लिरिक्स, लैरिंग्स वहीं से आया हुआ है शब्द। फेरिंग्स, लैरिंग्स। फेरिंग्स, लैरिंग्स के बाद श्वास जो होता है, हवा जो होता है श्वास नली में जाता है। हवा जिस श्वास नली में जाता है उसका नाम है ट्रैकिया। और इसी ट्रैकिया में एक क्या लगा होता है? कार्टिलेज लगा होता है। इसके बाद यह दो अलग अलग पाइप रास्ता बटा हुआ है जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं, याद रखना है। इस रास्ता को टेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद ये जो दो रास्ता में बटेगा उसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है। अब ये ब्रोंकाई और अलग अलग छोटे छोटे कई रास्तों में बढ़ जाता है, इसको हम ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस बोलते हैं। पहले ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलस। और ये जो छोटा छोटा आपको गुब्बारा जैसा दिख रहा है इसको अल्वेली बोलते हैं। अल्वेली, अल्वेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वेली बोलते हैं। इधर लिख देते हैं, अल्वेली बोलते हैं। याद रखना कि सबसे पहले मोटा रास्ता से हवा आता है, फिर यह पतले पतले दो रास्तों में बढ़ जाता है। ठीक है, पतले पतले दो रास्तों में बढ़ जाता है। इसके बाद यहां आने के बाद भी कई पतले पतले अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। आया बात समझ में? ऐसे बहुत सारे, यानी कि सांस पहले मोटा चैम्बर से आता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, फिर दो रास्ता में बढ़ता है। दो रास्ता के बढ़ने के पीछे कारण है कि दो हर्ट का, सॉरी, फेफड़ा का फेफड़ा दो भागों में पाया जाता है, राइट और लेफ्ट। तो दोनों फेफड़ा में सांस को भेजना होता है। जब दोनों फेफड़ा में सांस को भेजना होता है तो पाइप दो रास्ता में गुजरेगा, एक एक ये। इसके बाद यहां के बाद फिर ढेर सारा पाइप निकला हुआ है। तो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ढेर सारा रास्ता, उसको ब्रोंकियोलस। ये जो तीनों हैं ये रास्ता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। डॉक्टरी के भाषा में इसका नाम यही है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं नोज से, नोजल कैविटी से, तो पहले जहां पे सांस जाता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं, और नीचे कंठ के द्वार पर आएगा तो लैरिंग्स। यानी कि श्वसन तंत्र में सबसे पहला तंत्र फेरिंग्स काम करता है। क्या काम करता है? फेरिंग्स काम करता है। फेरिंग्स के बाद क्या काम करेगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद काम क्या करेगा? ट्रैकिया। क्या काम करेगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद दो रास्ता में बटेगा, उसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई बोलेंगे। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस। और हर एक ब्रोंकियोलस में छोटा छोटा गोल गोल गुब्बारा जैसा जिसमें हवा छन के जाता है उसको अल्वेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वेली बोलते हैं। और यही हमारा, ऐसे अगर आप कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। क्या हो गया?
फेफड़ा हो गया, ये हमारा फेफड़ा हो गया। तो आप थोड़ा सा अपने कॉपी में रफ स्केच, नाम को पहले लिख लीजिए, नाम को लिखना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा नाम को समझ के लिख लीजिए। जल्दी लिखिए। बोलिए, दिमाग में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये दिमाग में रहेगा। देखिए, मेन फंक्शन आपका यही है। अब होता क्या है कि एल्वेली तक तो एयर आ गया, ठीक। अब ये जो फेफड़ा होता है ये रेड कलर का होता है। अच्छा, फेफड़ा अगर रेड कलर का है, इसका मतलब कि ब्लड का अंश है, खून का अंश है, ठीक है। अब यहां से अगर ऑक्सीजन यहां पे आ गया है, ऑक्सीजन अगर यहां तक पहुंच गया, तो यहां से शरीर के और भागों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। कौन करेगा? ब्लड। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को यहां से लेकर के और शरीर के सारे अंग तक। देखो, शरीर के अंदर में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो आपका शरीर सुस्त पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? सुस्त पड़ जाएगा। तो यहां तक ऑक्सीजन के बाद शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड काम करता है। बात समझ में आया? कौन काम करता है? ब्लड काम करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अब देखिए, सुनिएगा, यहां तक ब्लड और शरीर के और अंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ले आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एल्वेली तक पहुंचा के छोड़ देता है। आया बात समझ में? आखिर सोच के देखिए ना, हम ऑक्सीजन लिए तो लिए तो ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई मशीन थोड़ी ना लगा कि बदल के भेज देता होगा। शरीर के अंदर से जितना भी एक एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। शरीर का हर एक सेल ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा। मिटा दे इसको। चलिए
स्क्रीनशॉट लेना है क्या? मिटा दे, चलिए। तो यहां पे आपने देखा इस बनावट को, ठीक है। यह हमारा ध्यान से देखना है, ये तो उतना डीप में फिगर में नहीं दिया हुआ है, पर देखिएगा। जानते हैं एक बात और, फेफड़ा की बात अगर हम करें तो दाहिना फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है बायां फेफड़ा की तुलना में। ऐसा काहे? क्योंकि बायां फेफड़ा में दिल होता है, हार्ट होता है। आया बात समझ में? इसलिए उतना जगह वो छोड़ करके, इसी की वजह से दायां फेफड़ा थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। याद रखना इस चीज को आप। है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि सर कि हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, भोजन करते हैं तो फेफड़ा में काहे नहीं जाता है? पाचन तंत्र के दिन नहीं पढ़ाए थे हम? देखिए क्या होता है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, खराब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम ये बात लगता है कि चर्चा में लाए थे, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। ध्यान से देखिएगा, दो पाइप के बारे में आप जान लीजिए। ये दो पाइप, शरीर का दो पाइप। यहां देखिए, यह मुंह, ये नाक, यहां पे लगा होता है एपिग्लोटिक्स। ये नोज, ये मुंह है, ये नाक है। नाक का रास्ता, मुंह का रास्ता। यहां से जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे, ठीक है, ये बड़ी आंत यहां से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहीं से एक रास्ता और निकला हुआ है। अब यहां से एक रास्ता निकला हुआ है जो ये बन रहा है, ये हमारा क्या बनेगा? फेफड़ा बनेगा। आया बात समझ में? लेकिन इसके पीछे वो होता है, इसलिए हमारे शरीर में हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो यहां पे एपिग्लोटिक्स है। एपिग्लोटिक्स खाना वाले द्वार को बंद करके और सांस को इधर भेजता है। अगर हम खाना खाएंगे, एपिग्लोटिक्स सांस वाले द्वार को रोक देता है। खाना कहां आ जाता है? भोजन वाले द्वार में। बात समझ में आया है? एक साथ जरूर करते हैं, लेकिन एपिग्लोटिक्स बात तेजी से काम करता है। मालिक, वही कभी कभी आप कनुआव सोचे लगते हैं, खा रहे हैं और सोच रहे हैं रिनवा के बारे में, क्या कर रही होगी, हमार छोटका भैया क्या कर रहा होगा, हमार दोस्तवा क्या कर रहा। कहने का मतलब है आपका दिमाग कहीं और चल जाता है। एपिग्लोटिक्स पूरा कंफ्यूजन में, मालिक क्या करना है मालिक, अवकर में सरक जाता है। उसी में क्या होता है कि खाना वाला ने एपिग्लोटिक्स पूरा कंफ्यूजन। क्यों? एपिग्लोटिक्स को मैसेज कौन भेजता है? ब्रेन। और आपका ब्रेन कहीं और सोच रहा है, एपिग्लोटिक्स पूरा कंफ्यूज। खाना जाना चाहिए कहां? आहार नाल में, चल जाता है श्वास नाल में। तो सांस नाल कहता है कि अरे ये अनजान आदमी कौन आ गया, अरे भाग यहां से, खानवा के बाहरी धकेल के भेजता है तो सरक जाता है। आया बात समझ में? अच्छा, वो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि आपका जान जाने का खतरा है, कभी कभी आपका जान चला जाएगा, ठीक है। अब बहुते लोग को सुने हैं, एक दो को तो हम जानते भी हैं नजदीक से, कि सरका पानी पिए सरका वो मर गए, प्राण निकल जाता है। यही प्रक्रिया होता है। क्या नहीं होता है? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आज रिसर्च कर लेगा हमारा छोटका। देखिए, ये हमारा पेट है, ठीक। इस पेट में, पेट को तीन भाग में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यहां पे एसीएल पाया जाता है। जब हम भोजन को खाते हैं, मान लो कि आप मांस खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, चिकन को ये पचा दिया, तो हमारा पेट को क्या नहीं पचाया? यहां पे म्यूकस का लेयर पाया जाता है, म्यूकस एंजाइम का लेयर पाया जाता है। वही लेयर जो है एचसीएल से, सिर्फ एचसीएल इतना ही भाग में पाया जाता है। इसी भाग में आकर के मांस तांस सब सड़ जाता है, गल जाता है, जो होना है हो जाता है। तो
HCl इतना खतरनाक होता है कि मांस को जला देता है, लेकिन हमारे शरीर को नहीं जला पाता, पेट को नहीं जला पाता। कारण क्या है? म्यूकस का लेयर पाया जाता है। किसका लेयर पाया जाता है? म्यूकस का। म्यूकस हमारे मुंह में भी पाया जाता है। आया बात समझ में? म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा एंजाइम होता है, ठीक है। तो उसी के लेयर के वजह से इसका चमड़ी जलता नहीं है, नहीं तो चमड़ी भी जल जाएगा। और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए श्वसन तंत्र की हम बात करते हैं। श्वसन तंत्र से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। श्वसन तंत्र से तात्पर्य मानव एवं उसके पर्यावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंतःग्रहण एवं विनिमय से है। देखिए, श्वसन तंत्र का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस प्रक्रिया को हम, देखिए, जब कोई भी काम एक तरीका से होता है तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो यहां भी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना यह एक सिस्टम है, इसलिए इसका नाम सिस्टम पड़ा। आया बात समझ में? फेफड़े श्वास तंत्र के प्रमुख अंग हैं। अगर फेफड़ा नहीं होगा तो श्वास का कोई मतलब है? हम सांस ले लेंगे, मान लीजिए कि टायर में हवा भर रहे हैं, ओकरा में ट्यूबे नहीं है। अब ट्यूबे नहीं रहेगा टायर में तो कुछ ही में हवा भरिएगा। अब हम सांस ले रहे हैं, हमारा में फेफड़े नहीं है, इसलिए कहा गया है कि फेफड़ा श्वसन तंत्र का प्रमुख क्या है? अंग है। ये हमारे सांस लेते समय गैस के विनिमय को संपन्न करते हैं। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। फेफड़ा जो है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के आदान प्रदान को सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। गैसों के विनिमय में सहायक श्वसन तंत्र के दूसरे अंग कौन कौन से हैं? अरे, गैस का आदान प्रदान करने में शरीर के कौन कौन से अंग काम करते हैं? पहला नासिका द्वार, नासिका के द्वार के बाद ग्रसनी, ट्रैकिया, स्वर तंत्र, लैरिंग्स, पहले ग्रसनी आहार नाल, नासिका मार्ग, फिर आहार नाल में गया, फिर स्वर तंत्र में गया, फिर क्या पिछला भाग को क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे। इसके बाद ब्रोंकाई। ऐसे समझो, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ढेर सारा ब्रोंकियोलस। ऐसे ना है जी? पहले ट्रैकिया है सीधा वाला, फिर दो हाथ निकला हुआ है ब्रोंकाई, और अंगुली को निकाल दो तो ब्रोंकियोलस, ढेर सारा ब्रोंकियोलस, उसमें एल्वेली लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। ब्रोंकियोलस वह फेफड़े आदि हैं। तो श्वसन तंत्र शब्द जब आ गया तो तंत्र का मतलब होता है कि ढेर सारा जुगाड़ मिलकर के वो सिस्टम बनना। तो संस्कृत तंत्र में कौन कौन से भाग लेते हैं? नासिका मार्ग भाग लेता है, ग्रसनी लेता है, स्वर यंत्र लेता है, ट्रैकिया लेता है, ब्रोंकाई लेता है और ब्रोंकियोलस लेता है। नासिका मार्ग का काम क्या है वो देखते हैं। देखते हैं कि नासिका मार्ग का काम क्या है। नासिका मार्ग नाक से वायु के प्रवाह के लिए रास्ता है। नासिका मार्ग क्या है? नासिका मार्ग नाक से वायु के प्रवाह के लिए एक रास्ता है। नासिका मार्ग एक रास्ता है जहां से हवा जाएगा, और इसकी भीतरी गुहा म्यूकस परत से अस्थिरित होती है। यानी कि इसका अंदर का, आप जब नाक में उंगली डालते होंगे तो चिपचिपा पदार्थ देखते हैं ना, चिपचिपा पदार्थ वो क्या है? म्यूकस है। वो क्या है? म्यूकस है। नहीं, आंख में से भी जब लोर टपकता है तो उसमें भी म्यूकस का मात्रा पाया जाता है, क्या कि उसका कनेक्शन आंख और नाक का एक एक कनेक्शन होता है। तो म्यूकस को क्या बोलते हैं? चिपचिपा पदार्थ बोलते हैं। म्यूकस शरीर में कहां था? म्यूकस में असंख्य संख्या में कोशिका सदृश होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो रेत के कणों, जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जंतुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये तो सबको पता है कि हमारे नाक में क्या होता है? नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। मान लीजिए कि हम सांस लिए, तो सांस लिए तो जो मोटा मोटा धूल कण है वो पहले नाक में जो बाल है वो रोक लेगा। एक बाद जो एकदम छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होगा वो म्यूकस क्या कर लेगा? चिमका लेगा। नकिया खोदते हैं तो निकलता है ना गंदगी, वो क्या है?
वो बाहर आप जो हवा में सांस लेते हैं ना, उसका डस्ट पार्टिकल, वो गंदगी नहीं रहता है। आप लोग कहते नहीं राम छी, नहीं, वो गलत नहीं है, उसको साफ करना है। आया बात समझ में? जब हम सांस लेते हैं तो बड़े बड़े पार्टिकल पहले बाल में चिपक जाएंगे, बाल के बाद वैसे छोटे पार्टिकल जिसको बाल नहीं चिपका पाते हैं, म्यूकस क्या कर लेगा? चिपका लेगा। आया बात समझ में? म्यूकस शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम बनाकर उसे शरीर के तापमान के अनुकूल बना देती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा ठंडा के दिन में भी आराम से सांस ले लेते हैं और बहुत गर्मी में भी सांस लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप लहर के दिन में बाहर जाते, अब हमारा शरीर है तो अगर जो आप गर्मी के दिन में सांस लेते हैं तो उसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है। म्यूकस क्या करता है कि बाहर से लिए हुए ऑक्सीजन के ऑक्सीजन नहीं कह सकते हैं, एयर कहिए, एयर, क्योंकि उसमें सब चीज मिक्स है। तो बाहर से लिए गए एयर के तापमान को, हवा के तापमान को शरीर के अनुकूलित बना देता है। तो शरीर के अनुकूलित बनाने का, हवा के तापमान को शरीर के तापमान तक लाने वाला काम कौन करता है? म्यूकस करता है। ठंडा के दिन में है तो उसको शरीर के तापमान तक ले आएगा। तो म्यूकस का बहुत काम है। म्यूकस का काम, म्यूकस शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिएगा, म्यूकस भी कोई एक चीज होता है। म्यूकस भी एक चीज होता है, इसको भूलना नहीं है। सुनिएगा, आगे देखिए, ग्रसनी किसे कहते हैं? ग्रसनी यह मांसल झिल्लीदार मार्ग नासा गुहा को स्वर यंत्र के साथ जोड़ने का काम करता है। देखिए, ये नाक द्वार है, यह मुंह का द्वार है, दोनों को जो जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी। और यहीं पे एपिग्लोटिक्स लगा होता है। नाक द्वार सोच के खुद देखिए ना कि आपका नाक का द्वार गला के द्वार से मिलता है ना जी, तो दोनों जो वहां ज्वाइंट होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी कहते हैं। और ओरल गुहा को इसोफेगस होता है के साथ जोड़ता है, यह सांस लेने, भोजन के अंतर्ग्रहण और बोलने में मदद करता है। कौन? ग्रसनी। इसको लैरिंग्स कहते हैं। आया बात समझ में? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। स्वर यंत्र क्या है? स्वर, इसको फेरिंग्स कहते हैं, इसको लैरिंग्स कहते हैं। स्वर श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। यहां तक सुनिए, यह हमारा नाक का द्वार है, यह हमारा मुंह का द्वार है, यहां पे आया, और इसके बाद यह वाला जगह जो हो गया वो क्या हो गया? ग्रसनी हो गया। इसके बाद यहीं पे आगे बढ़ के लग जाता है क्या? हमारा ट्रेकिया। तो यहीं पे एक तो और सिस्टम लगा होता है जो ट्रेकिया को, इस ट्रेकिया को, यहां लिखा हुआ है श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को, यह क्या था? ग्रसनी था। ग्रसनी किसे कहते हैं? जो नासिका द्वार और मुंह द्वार को आपस में क्या करे? मिलाए। आया बात समझ में? यहां पे मिक्स हो जाए, यहीं पे खाना खाते हैं। बात समझ में आया? अब ग्रसनी को, ये ग्रसनी है, ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, ये जो कंठवा देख रहे हैं ना, निकला रहता है, ये जो निकला हुआ है ये ज्वाइंट है। अगर इसी को फांसी जब आदमी किसी का होता है तो इसी क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि एयर का आदान प्रदान रुक जाता है। तो स्वर यंत्र किसे कहते हैं? यहीं से लोग गाना गाते हो, देखे होंगे, यहीं से साउंड निकाला जाता है। तो श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है उसको लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। इसका काम क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना है। कुछ लोग ध्वनि उत्पन्न फेरिंग्स, नाक से भी करते हैं। हिमेश रेशमिया, आया बात समझ में? वो भी गाना गाता है तो नाक से गाता है। बहुत सारे हीरो हैं जो गला से गाते हैं, लैरिंग्स से गाते हैं। लैरिंग्स परेक्ष द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। यहीं पे क्या पाया जाता है? तो यहां पे देखिएगा फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिक, खिचपिचाई यही सब एक ही जगह, इतने दूर में सब रहता है, इतने दूर में सब है। ऊपर से आया है फेरिंग्स, यहीं पे है लैरिंग्स, यहीं पे एपिग्लोटिक्स।
अब इपिग्लोटिक्स एगो द्वारपाल के रूप में खड़ा है कि फेरिंग्स को लैरिंग्स से क्या करता है अलग, खाना जाएगा तो नहीं जाएगा, हवा जाएगा तो नहीं जाएगा, यही काम है इसका। अब ट्रेकिया के बारे में देखिए क्या है। ट्रेकिया क्या है, इस रास्ता को क्या बोलते हैं, इस रास्ता को ट्रेकिया बोलते हैं पूरा को। यह वक्ष गुहा में प्रवेश करता है, ट्रेकिया जो है वक्ष गुहा में प्रवेश करता है, मतलब यह हमारा वक्ष गुहा है, यही प्रवेश करता है ऐसे दो नली के रास्ते। और दो ब्रोंकी दायां और बायां में विभाजित किया जाता है, क्या किया जाता है, दायां और बायां में विभाजित किया जाता है। दायां ब्रोंकी 3 शाखाओं में बंटकर, जो दायां ब्रोंकी है ना, इसको मान लो दायां है, कितना शाखा में बढ़ता है, 3 शाखा में बढ़ता है, फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है, यहीं पे घूम जाएगा फेफड़वा। आया बात समझ में। बायां ब्रोंकी सिर्फ 2 शाखाओं में विभाजित होता है, कितना शाखा में, याद रखिएगा पूरा डिपली हो गया, यहां पे 2 शाखा में बढ़ता है। यानी कि एक बात समझ में आया, दायां में कितने शाखा, 3, बायां में, अब बायां में 2 क्यों, इसमें 2 ही क्यों, क्योंकि इधर हट है। आया बात समझ में। अब आ गया फेफड़ा, अब इसकी बात करते हैं, फेफड़ा की बात करते हैं। फेफड़ा का ढांचा स्पंज के आकार का होता है और इसका रंग कैसा होता है। वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं, दायां और बायां फेफड़ा। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब फेफड़ा जो होता है एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। दाएं फेफड़ा का बाएं फेफड़ा की तुलना में आकार बड़ा होता है। काहे दायां का बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इधर हट होता है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भाग में बांटा गया है। कैसे भाई, 4 भाग में क्या बांटा गया है उसको देख लीजिए। पहला है बाह्य श्वसन, पहला है बाहरी श्वसन। बाहरी से हम सांस लेंगे, गैसों का परिवहन होगा, अंदर जाएगा गैस। फिर आंतरिक श्वसन होगा, यहां हम बताए थे ऐसे 2 गो, के गो, 3 गो। पहले होगा बाह्य श्वसन, बाहर श्वसन आएगा, गैसों का परिवहन होगा, मतलब परिवहन होकर यहां तक आएगा। फिर आंतरिक श्वसन होगा, यहां पे जो गोल ब्लैडर लगा है ना, अंदर की तरफ क्या करेगा, श्वसन को लेकर के जाएगा और कहां तक पहुंचेगा, सेल तक पहुंचेगा, कोशिका तक पहुंचेगा। ठीक है, 1 मिनट। बाह्य श्वसन इसे 2 भागों में बांटा गया है, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। यानी कि श्वासोच्छ्वास का मतलब, इसको हम अपनी भाषा में आपको समझा देते हैं, वायु को अंदर लेना और फेफड़े द्वारा इसे बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। माने हम लेंगे और छोड़ेंगे। गैसों का विनिमय क्या होता है उसको देखिए। इसके बाद एक में एक निश्वसन शब्द है, इसको समझ लीजिए पहले। निश्वसन शब्द क्या है, तब पढ़ेंगे गैसों का परिवहन। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में एक निम्न दाब के केंद्र का निर्माण होता है और वायु वातावरण से फेफड़ा में प्रवेश करती है। हवा का यह प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक वायु का दाब शरीर में भीतर की ओर और बाहर की ओर बना। देखिए कहना क्या चाहता है, निश्वसन का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, जब हम सांस लेते हैं फेफड़ा पर दबाव पड़ा, छोड़ते हैं, देखिए लेने में भी फेफड़ा पे दबाव पड़ता है और छोड़ने में फेफड़ा को दबाव नहीं पड़ता है। एक्सेप्ट करना है और छोड़ने में फेफड़ा उसको क्या कर देगा, खुद छोड़ देगा। तो निश्वसन का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर छोड़ना। इसको जब आप पढ़िएगा तो आपको यही बात पता चलेगा। उच्च श्वसन क्या है, इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ा से बाहर जाता है। निश्वसन का मतलब लेंगे और उच्च श्वसन का मतलब क्या करेंगे, छोड़ेंगे। भाषा पे मत जाइएगा, पगला जाइएगा। गैसों का विनिमय किसे कहते हैं वो देखिए। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़ा के अंदर ना गैस का विनिमय होगा। अरे विनिमय शब्द का मतलब होता है आदान प्रदान। गैसों का विनिमय प्रवणता संकेंद्रता के आधार पर विसरण माध्यम से पूर्ण होता है। एक को हिंदी समझ में नहीं आया होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में
विनिमय उनके आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। ये सब के चक्कर में मत पड़िए, आप इतना समझिए कि गैसों का विनिमय फेफड़ा के माध्यम से होता है। बात समझ में आया? एकदम बच्चा लोग को समझने वाला है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गैसों का परिवहन क्या है? ऑक्सीजन का फेफड़ा से कोशिका की ओर परिवहन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से कोशिका की ओर परिवहन की प्रक्रिया गैसों का परिवहन कहलाता है। देखिए एगो बात बताते हैं, याद कीजिए कि जब यहां के बाद क्या होता था, 2 गो, एकरा में 3 गो, यहां पे लगा हुआ है, ये हमारा फेफड़ा है। क्या होता था, जब ऑक्सीजन यहां तक आता था तो यहां के बाद ऑक्सीजन का परिवहन कहां होता था? सेल तक जाता था। सेले के पास ना जाएगा? वही कहा है कि गैसों का परिवहन किसे कहते हैं, तो यहां के बाद सेल तक पहुंचना। देखिए, कोशिका की ओर परिवहन प्रक्रिया, ऑक्सीजन का फेफड़े से कोशिका की ओर परिवहन, यानी ऑक्सीजन का कहां से? फेफड़े से किसकी ओर? कोशिका की ओर। यानी कि ऑक्सीजन यहां तक ले लिए हैं, यह हमारा फेफड़ा है। इसके बाद अगर सेल तक जाएगा ना, सेल तक कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। इसको हम बोलेंगे गैसीय परिवहन। प्लाज्मा के साथ घुल जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जब पहुंचता है ब्लड में तो ऑक्सीजन किसके साथ घुलता है? प्लाज्मा के साथ। चूंकि उसमें प्लेटलेट भी होता है, सब चीज होता है, लेकिन ऑक्सीजन किसके साथ घुलेगा? प्लाज्मा के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, आप एक चीज देखे हैं, कभी कभी आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पैर में दर्द होने लगता है, हाथ में, वो क्यों होता है? हमारे शरीर में क्यों ऐसा होता है? कार्बोनिक अम्ल के चलते हैं, लैक्टिक अम्ल के चलते। लेकिन वो तो हम बोल लेते हैं कि लैक्टिक अम्ल के चलते होता है। देखो, रियली में क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उतनी मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? देखिए, प्लाज्मा में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है और क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। 7%, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा शरीर क्या कर लेता है? यूज कर लेता है। कितना प्रतिशत? 7%। बाइकार्बोनेट के रूप में क्या है? बाइकार्बोनेट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की 70% भाग का परिवहन इस रूप में होता है, या रक्त में उपस्थित पोटेशियम और सोडियम के साथ घुलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इसको समझाना होगा। देखिए, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की 70% भाग, 100% भाग का कितना प्रतिशत भाग? 70% भाग का परिवहन इस रूप में होता है। किस रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में। यह रक्त में उपस्थित जो खून होता है, खून में उपस्थित पोटेशियम और सोडियम के साथ घुलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग नॉर्मल पढ़ाई करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि शरीर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो क्या क्या खेल करता है। जब उस शरीर में ब्लड के साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का 70% भाग का परिवहन इस रूप में होता है। किस रूप में होता है? या रक्त में उपस्थित, हमारे ब्लड में क्या उपस्थित रहता है? पोटेशियम और सोडियम। तो पोटेशियम और सोडियम के साथ घुल जाता है। कौन घुल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और क्या बनाता है? सोडियम बनाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि पाचन तंत्र के लिए श्वसन तंत्र का होना बहुत जरूरी है। कोई भी खाया हुआ भोजन जब पचता है वो कारगर तभी साबित होता है जब हमारा रिस्पिरेटरी श्वसन तंत्र हमारा बढ़िया से काम कर रहा होता है। तो ये बहुत थोड़ा सा नॉलेज वाला बात हो गया। आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं वो देखिए। शरीर के भीतर रक्त और उत्तक द्रव के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। श्वसन एक होता है बाह्य श्वसन, लेते हैं छोड़ते हैं। एक होता है आंतरिक श्वसन, यानी कि वह ऑक्सीजन जब एल्वेली तक जाता है, उसके बाद जब प्लाज्मा उसको अंदर तक लेके जाता है ना, सेल तक लेके जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं?
आंतरिक श्वसन। शरीर लिखा हुआ है, शरीर के भीतर रक्त सब जुड़ा हुआ है। रक्त और उत्तक द्रव के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। हम ऑक्सीजन लिए, कहां तक गया? गुब्बारा तक गया, एल्वेली तक गया। वहां तक जाने के बाद ऑक्सीजन रुकेगा नहीं, वहां पे ब्लड आएगा। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है कहता है कि चलो तुमको घुमा के लाते हैं। पूरा शरीर में जिस जिस सेल में ऑक्सीजन की जरूरत होगा उसको वहां वहां ऑक्सीजन पहुंचा देगा। आया बात समझ में? इसी श्वसन को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन बोलते हैं। एक होता है कोशिकीय श्वसन। ये क्या होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हम जब शरीर में, याद कीजिए, जब पाचन हमारा शरीर में भोजन का हुआ था, पाचन तंत्र पढ़ाए थे ना, तो पाचन तंत्र में याद कीजिए जब छोटी आंत बताए थे तो छोटी आंत में यहां पे भिलाई था। क्या था? भिलाई था। यहां पे भोजन का रस था। तो उस भोजन के रस में से ग्लूकोज को निकालने का काम कौन करता है? कोशिकीय श्वसन के माध्यम से होता है। आए बात समझ में? यानी कि भोजन तो हम कर लिए, तो भोजन आखिर हुआ कहां, गया कहां? तो भोजन में से एनर्जी को निकालने का काम कौन करता है? कोशिकीय श्वसन के माध्यम से किया जाता है। श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, जैसे अनाक्षी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनाक्षी श्वसन किसे कहते हैं? जब भोजन का ऑक्सीकरण, यहां शब्द इस्तेमाल किया, देखिए भोजन, मतलब है कि आप जो भोजन करते हैं उसमें श्वसन प्रक्रिया का बहुत रोल होता है। जब आप भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसके दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी अणु बनते हैं। इस सब को थोड़ा सा आप जाके मटेरियल में देखिएगा बढ़िया से। इसके दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी के अणु बनते हैं। अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जंतु ऊतक जैसे मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। जब हम अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो यही शब्द हम आपसे पूछ रहे थे, क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशी में दर्द होता है। यहां से याद आपको रखना है ए वाला लाइन, लैक्टिक अम्ल वाला। क्लियर नहीं आया है? ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं? जब भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए याद रखिएगा, जब भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा तो अनऑक्सी श्वसन कहेंगे, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन कहेंगे। ये हो गया खत्म। मिला जुला करके आपको याद क्या रखना है? एक लैक्टिक अम्ल याद रखना है। शरीरों में क्या जानता है? सो वाला। इसके बाद शरीर का कौन कौन सा भाग है? पहले फेरिंग्स जाएगा, लैरिंग्स जाएगा, ट्रेकिया जाएगा, ब्रोंकाई जाएगा, ब्रोंकियोलस जाएगा, एल्वियली जाएगा। आया बात समझ में? ये सब शब्द को मोटा मोटी आपको याद रखना है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम पहला क्लास पढ़ाए थे तो सबसे पहला क्लास में हम एक चीज बताए थे आप लोग को कि टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम भुला रहे हैं। हाँ बताइए तो, वायरस, प्रोटोजोआ, इस सब के चलते होने वाला रोग हम नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं ना? वायरस प्रोटोजोआ के चलते होने वाला रोग तो हम पढ़ाए हैं। सबसे फर्स्ट क्लास वही हुआ था। और मटेरियल जब वॉल्यूम 1 दिए होंगे उसमें देखिए तो जीव के वैज्ञानिक नाम नहीं लिखा हुआ है ना? है। आपको रोग का उपचार पढ़ना है। एक बात बताइए, सुनिए, किस रोग का कौन सा उपचार है? तो इसमें आपको भोजन से संबंधित मिलेगा। किससे संबंधित मिलेगा? भोजन से। आया बात समझ में कि कौन बीमारी में कौन सा भोजन खाना है, इसको भी पढ़ाना होगा हमको। ये तो बच्चा खच्चा टाइप एकदम है, ये भी पढ़ाना होगा। इसे ये जो लिस्ट दिए हैं प्रिंस, आइए ना इधर। जैसे ये सब हो गया है, ये भी हो गया है। धमनी सिरा को बता देंगे, हृदय बता देंगे। ये सब एक में आता है, ये सब हो ही गया है। थोड़े क्लास और चलेगा तो हो जाएगा।
अब एक बात बता है, इतना उम्र आप लोग का हो गया, अभी तक शिकायत किसी से नहीं रहेगा, तो अभी आपको शिकायत किसी से नहीं होना चाहिए। जितना भी हम लोग पढ़ाएं, आया बात समझ में। अब नया ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहिए, ये पहला सलाह आपको हम देते हैं। मेरा सलाह सिर्फ उन लोगों, सबके लिए हम सलाह नहीं दे रहे हैं, मेरा सलाह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हमको इस बार निकालना है। अभी भी 20 दिन बचा हुआ है, 15 दिन 18 दिन बचा हुआ है। अभी भी अगर आप चाहिएगा, अगर फुल रिवीजन पे आ जाइएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं। विकास सर वहां नहीं जाएंगे, गुफरान सर आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे, आपके एग्जाम में आप रहिएगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा जिंदगी आप हमारे ही भरोसे अभी तक जिए हैं या किसी टीचर के भरोसे। आपका भी तो अपना मेहनत रहा है ना, अभी तो अपना कुछ मेहनत करके किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हम यही आज तक सीखे हैं अपने जीवन में। सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम को निकालने के लिए भाई साहब हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, सबसे कोई मोटिवेशन बात नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कि हमको छोड़ना कितना है, क्या क्या छोड़ देना है। छूटा तो कुछ नहीं, लगभग हो ही गया कवर आप लोग का। लेकिन फिर भी जो लगता है कि जो पोर्शन कमजोर है आपका, आप बढ़िया से रिवीजन नहीं किए, उसको बल्कि छोड़िए दीजिए। और जिसमें आपको लगता है कि हम मेहनत करेंगे इससे क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, उसको इतना ज्यादा मजबूत कर लीजिए कि सही में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होगा, जो कमजोर है तो छूटबे करेगा, और जो तनी मजबूत था वह नहीं बनेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रणनीति आपके पास होना। सबसे फर्स्ट रणनीति यह होना चाहिए कि जिसमें आपकी पकड़ है उसको इतना मजबूत करिए क्वेश्चन नहीं छूटे। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली क्या है कि आप लोग अगर 18-19 साल के लड़के होते तो हम कहते कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं। आप लोग एक एज एक्वायर कर लिए हैं, इस एज तक जरूर पढ़ लिए होंगे ये सब टॉपिक जो हम लोग पढ़ाए हैं। लेकिन हमको चूंकि पढ़ाना जिम्मेवारी था, हम लोगों ने पूरा पढ़ा। कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है, 1-2 क्लास हम आपके साथ और निभाएंगे। इसके बाद हम प्लान कुछ किए हैं, देखते हैं सब चीज ठीक रहा तो हम कुछ सोचे हैं कि अंत में एग्जाम के पहले, आया बात समझ में, एग्जाम के पहले हम सर से बात करेंगे। हो सकता है कि 1-2 मैराथन हम आपके साथ निभाएंगे। आया बात समझ में? हो सकता है, ये मत बोलेगा क्या बोले थे, सब चीज ठीक रहा तब, क्योंकि उसमें मेहनत होता है। और जब कोई आदमी है 1 घंटा पढ़ाता है ना, आपको याद होगा कि 2.5 घंटा हम क्लास लिए हैं, सैटरडे संडे को भी रेगुलर क्लास लिए हैं। इसके बाद ये दुर्गति नहीं होना था से वो हमारा जोरे हुआ, लेकिन सब क्षमा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपने सिस्टम में आगे बढ़ जाइए। और एक बात याद रखिएगा, मन से वह हम निकाल दीजिएगा कि आप नहीं कर सकते हैं। एक चीज को अपनाइएगा तो आप एग्जाम निकाल दीजिएगा। जितना पढ़ाई हुआ है शॉर्ट नोट में रिवीजन मारना स्टार्ट करिए बस। दूसरा बात, मार्केट में से कोई भी सेट खरीद के मत बनाइएगा। देखिए, हम उस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जो इंडिया में नंबर 1 पे प्लेटफॉर्म का नाम सुने होंगे। आज पहला बार हम नाम ले रहे हैं क्योंकि अब खत्म हो रहा है बैच, वहां भी अब पढ़ाई खत्म हो गया। हम पहले, अब इससे सब कोई जानता होगा हम कहां पढ़ाते हैं, पर मुंह से कभी बोले नहीं थे। वो जाना जाता है नंबर 1 टेस्ट के लिए, और वहां बैठ करके हम डिसाइड करते हैं कि सर टेस्ट किस फॉर्म में होगा। संडे के दिन गंगा घाट पे टेस्ट हुआ है, कोई देने गए थे? आप देने गए थे। कितना भीड़ था देखे थे? बहुत भीड़ था। आया बात समझ में? बहुत भीड़ था। 3381, लगभग 3300-3400 बच्चा, 3-3.25 बच्चा था टेस्ट में। ऑनलाइन ऑफ टेस्ट सबका हम लिए हैं। लगभग पटना की एरिया का जितना लेखन होगा सब पहुंचल था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको बहुत अच्छे से अनुभव है कि आपको क्या करना चाहिए। आप लोग जिस गलतफहमी में है ना, इसको से पहले बाहर निकलिए सारे बच्चे। याद रखना, जो तुम्हारे पास नॉलेज है वही तुमको सिकंदर बनाएगा। लास्ट टाइम आने वाला है, कोई ज्यादा नया चीज मत पढ़िए। वैसे किसी भी चीज में मत उलझिए जिससे आप उलझ सकते हैं। जो अच्छा लगा, जो ज्यादा समझ में आया, उसको इतना पावरफुल कर दीजिए, क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। दूसरी बात, 2.5 महीना में, 3 महीना में सिलेबस को कवर करना एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चुनौती होता है। अगर हम लिखवा करके पढ़ाते तो संभव था कि खत्म हो पाता? संभव था चला? नहीं खत्म होता लिखवा करवाते तो। तुम भी कल टीचर बनोगे ना, कभी 2-4 चैप्टर पढ़ा के देखो, औकात समझ में आ जाएगा।
कितना मेहनत है टीचिंग फील्ड में। कभी पढ़ाए हैं, कभी 2-4 को बोर्ड पे पढ़ा के देखिए, लगातार 10 दिन पढ़ाइए नए बच्चों के सामने। बोलना और कहना में बहुत अंतर है। एग्जाम के लिए एक ही टिप्स हम देना चाहेंगे अंत में हो सकता है कि 1-2 क्लास हम चलाएं, अंत में हो सकता है एज ए मैराथन के फॉर्म में चलेगा, तो इसी क्लास से चलेगा आप लोग का। आया बस समझ में? यहीं से चलेगा आप लोग का मैराथन चलेगा। 1-2 क्लास अगर हम लेंगे लास्ट में, अंत में लाइक ए रिवीजन, तो यहां से हम लेंगे। मेरा मन है कि अंत में 1-2 रिवीजन हम आपके साथ कर लें। ठीक है, सब चीज ठीक रहा तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस लगभग खत्म हो गया है, 1-2 टॉपिक है, आप चाहेंगे तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कल आएंगे, कल बचा हुआ कुछ डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। आया बात समझ में? अब आप सोचिएगा ना कि सर मंदिर का निर्माण कहां हुआ था, ये बताइए। बहुत सारा बच्चा खेल खिलाड़ी की संख्या बताइए, वो स्टैटिक्स के फॉर्म में आता है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसी सिलेबस का सिर्फ बात करिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको नर्वसनेस लग रहा है कि नर्वस हम एग्जाम नहीं देने में डर लग रहा है? हाथ उठाइए। आप क्यों? कारण क्या है? क्या चीज के बाद? सेट में 50+ आता है कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा है? कौन सेट मारता है? अरे यार, तब अंठकानी सेट मारोगे तो कहां से होगा भाई? अब तुम मारोगे यूटिटेरिया का, अब तुम मारोगे दरोगा का लेकर के। सेट चेंज करके देखो, सेट चेंज करो भाई। वो तो पूरा सेट हम करवाते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन हम सेट करवाते हैं, वो क्वेश्चन हम सेट करवाते हैं भाई। टाइम हो गया, बात समझ में आया? तो उसको बढ़ाइए, दायरा को बढ़ाइए। रिवीजन कर रहे हैं आप, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है?